सभी को नमस्कार। लास्ट टाइम अपने हमने पढ़ा था सीएफसी, यानी उसका नामकरण किया था, किस हिसाब से अपने नामकरण करते हैं। और उसके बाद अपना जो टॉपिक रह जाता है वो है साबुन और अपमार्जक, ठीक है, सोप और डिटर्जेंट। तो बात करते हैं अपने इस टॉपिक के बारे में। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको डेली मिल सके। तो बात करते हैं यहाँ पे साबुन और अपमार्जक। ठीक है, लास्ट में अपनों ने सेब से पढ़ा था क्लोरोफ्लोरोकार्बन। एक क्वेश्चन ये बनता है कि वर्तमान में सीएफसी की जगह क्या यूज होता है, तो ध्यान रखना एथिलीन ग्लाइकोल। ठीक है, तो सीएफसी की जगह जो वर्तमान में जो यूज हो रहा है वो क्या, एथिलीन ग्लाइकोल। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ये भी ध्यान रखना अपने को। तो यहाँ पे अपने सबसे पहले बात करते हैं साबुन के बारे में। साबुन, तो साबुन की बात करें तो साबुन में एक चीज ध्यान रखना है, इसमें जो कार्बन के अणु होंगे इसमें कार्बन 12 से लेकर कार्बन 18 तक। ठीक है, इसी कार्बन के जो वसा युक्त यानी जो अम्ल है, इनके जो पोटेशियम और सोडियम, यही लवण क्या कहलाएंगे, आपके साबुन। ठीक है, फिर से ध्यान से सुनो, या तो इसमें मिनिमम कितनों का कार्बन 12 या मैक्सिमम कितनों का कार्बन 18। इन वसा अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण ही क्या कहलाएंगे, साबुन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, साबुन। ठीक है, जैसे अपने बात करें, यहाँ पे मैं लिखता हूँ C15 H31 COO। अब यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे पोटेशियम। ठीक है, जिसको अपने क्या बोलते हैं, सोडियम। तो यहाँ पे Na। इसी तरह जैसे मान लो यहाँ पे लिखता हूँ मैं C16 H31 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 33 COO। सोडियम की जगह ना लिख के आप पोटेशियम भी लिख सकते हो। ठीक है, इसी तरह C17 H35 COO, यहाँ पे K है तो यहाँ पे सोडियम। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे आपके पास जो फॉर्मूला लिखा है इसको बोलते हैं पॉमेटिक साबुन। पॉमेटिक साबुन, ठीक है, इसको बोलते हैं ओलिक साबुन। ओलिक साबुन, और इसको बोलते हैं स्टेरिक। स्टेरिक साबुन। ठीक है, तो ये साबुन के प्रकार हैं, यहाँ पे 3 साबुन है, पॉमेटिक साबुन, ओलिक साबुन और स्टेरिक साबुन। तो ये साबुन अपने को यहाँ पे देखो कार्बन 12 और कार्बन 18, तो इसके मध्य यही 15 16 17। ठीक है, तो इसके मध्य अगर रहा तो वो कौन सा, आपका साबुन। ठीक है, तो ये डेफिनेशन जरूर याद रखना कि कार्बन वसा अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण ही क्या कहलाएंगे, साबुन कहलाएंगे। ठीक है, और साबुन निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, साबुनीकरण। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, इसके जो निर्माण की प्रक्रिया वो क्या कहलाएगी, साबुनीकरण। ठीक है, तो ये तो बात होगी साबुन की। अब इसमें बात कर लेते हैं अपने आगे। तो ध्यान रखना, जब अपने वसा अम्ल की अभिक्रिया कराएं किसे, क्षारक से, तो आपके पास क्या प्राप्त होगा, साबुन। ठीक है, और साबुन के साथ प्राप्त होगा ग्लिसरीन। ग्लिसरीन को ही क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉल, एक ही बात है। ठीक है, अब यहाँ पे वसामल तो अपने अभी पढ़ के आए हैं। ठीक है, क्षारक क्या होता है, क्षारक होता है जैसे कास्टिक सोडा होगा, कास्टिक पोटास हो गया, वो किस में आएंगे, क्षारक में। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ वसा अम्ल CH2 COR। आर का मतलब क्या, एल्किल ग्रुप। ठीक है, CH COR, फिर यहाँ पे लिखता हूँ मैं CH2 COR। अब इसके अभिक्रिया किससे करेंगे, क्षारक। क्षारक का मतलब होगा, या तो होगा यहाँ पे कास्टिक सोडा, यह क्या होगा, कास्टिक पोटास यानी KOH। तो यहाँ पे अपने लिख लेते हैं, आप किसी से अभिक्रिया कराओ, बात एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास देखो, अब यहाँ से अभिक्रिया किस हिसाब से होगी वो चेक करो आप। यहाँ से क्या, ये टूटना स्टार्ट हो जाएगा बीच में से।
ठीक है। अभी टूटना स्टार्ट होएगा तो इसमें क्या होगा कि इस पे चार्ज आ जाएगा कौन सा, पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ पे आपको यूनिक चीज देखने को मिलेगी कि ये जो कन्वर्ट हो जाएगा किस में हो जाएगा, नेगेटिव में, यानी आर सी डब्ल्यू नेगेटिव, ठीक है। और यहाँ से भी ये टूटना स्टार्ट हो जाएगा आयनों में, यानी Na प्लस, और ये किस में हो जाएगा, OH नेगेटिव। अब अपने को पता है जुड़ेगा किसके साथ, प्लस और माइनस के साथ जुड़ेगा, ठीक है। यही अपने को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपके पास जाएगा जैसे Na है तो ये किसके साथ जुड़ेगा, नेगेटिव वाले के साथ, तो क्या बना देगा, आर सी डब्ल्यू और Na, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा आपके पास CH2OH, और यहाँ पे भी क्या रह जाएगा आपके पास CH2OH, ठीक है। CH2OH CH2OH, तो लास्ट में ये बन जाएगा अपने पास, ठीक है। तो ये जो आपके पास प्राप्त हुआ है इसको ही बोलते हैं साबुन, ठीक है। और ग्लिसरीन का यूज अपने क्यों करते हैं, तो ध्यान रखना, आपने देखा होगा ऐसे भी साबुन होते हैं जिसके अपने आंखों से देखे तो आर पार दिखता है, जिसको बोलते हैं पारदर्शी, ठीक है। वो पारदर्शी साबुन किससे बनता है, ग्लिसरीन से, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो पारदर्शी साबुन बनाने में, ठीक है। और ग्लिसरीन और ग्लिसरॉल एक ही बात है, ठीक है। तो ये तो बात होगी साबुन की। तो साबुन की अभिक्रिया ये है किस हिसाब से ये टूटता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें आवश्यक पदार्थ कौन कौन से होते हैं, यानी साबुन बनाने के। साबुन निर्माण में आवश्यक पदार्थ, तो सबसे पहले तो क्या होना चाहिए अपने पास, वसामल, ठीक है। अब ये वसामल अपने को कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, या तो ये मिल जाएगा किसमें, नारियल के तेल में, और या किसमें, मूंगफली का तेल, और बात करें जैसे सूरजमुखी, सूरजमुखी का तेल हो गया, और जैसे अरंडी जिसको क्या बोलते हैं, महुआ, ठीक है। यूपी बिहार में महुआ बोलते हैं इसको, महुआ, या क्या बोलते हैं, अरंडी का तेल। और एक आ जाएगा जैतून का तेल, ठीक है। और एक आपने देखा होगा पशु चर्बी से भी क्या निकाला जाता है, ऑयल निकाला जाता है, वो भी किस में यूज होता है, वसा में, ठीक है। पशु चर्बी जैसे आप ये क्या नाम, सुअर हो गए, ठीक है। और भी बहुत से हैं लेकिन इतना अपने को ध्यान नहीं रखना। वसा अमल में बस ये ऑयल ध्यान रखना कि वसा अमल में कौन कौन से आते हैं, ठीक है। एक तो बता गई ये। अब वसा अमल के साथ किसकी अभिक्रिया कहते कर रही थी, क्षारक की, तो वो ध्यान रखो आप कि क्षारक में कौन से आ जाएंगे, दो चीजें आ जाएंगी। एक तो आ जाएगा कास्टिक सोडा, ठीक है, एक कास्टिक सोडा आ जाएगा, और एक क्या आ जाएगा, कास्टिक पोटास। तो कास्टिक सोडा को अपने कैसे लिखते हैं, NaOH, और इसको कैसे लिखते हैं, KOH, ठीक है। और बात करें, और एक इसमें होना चाहिए पूरक, पूरक ये इसको बोलते हैं भराव माल, यानी भरने के लिए, ठीक है, जिसको बोलते हैं फिलर्स, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अब आपने देखो साबुन का भार भी होता है, आयतन भी होता है, तो उसको बढ़ाने के लिए किसका यूज किया जाता है, इसका, फिलर्स का, ठीक है। और इसको थोड़ा सा और मतलब हार्ड करने के लिए, यानी भार बढ़ाने के लिए, जैसे चावल के मांड होंगे, ठीक है। चावल के मांड में मतलब चावल इस हिसाब से लेता है, चावल और पानी की मात्रा बराबर होती है, यानी एक मौके पर ऐसा, यानी इन दोनों को बराबर किया जाता है कि मतलब चावल उसमें घुल जाते हैं,
पानी में, ठीक है, उसको बोलते हैं चावल का मांड। स्टार्च हो गया, ठीक है, और वॉशिंग सोडा होगा, इसमें यूज किया जाता है। तो ये ध्यान रखना, पूरक और भुराव माल, एक तो ध्यान रखना साबुन के भार व आयतन को बढ़ाने वाले। एक इसमें ध्यान रखना, जो अभी बात की थी चावल का मांड, ठीक है, स्टार्च हो गया, सोडा ऐश हो गया, ठीक है, Na2CO3, ठीक है। और बात करें वॉशिंग सोडा हो गया, वॉशिंग सोडा, और एक होता है सोडियम जेंथेट, सोडियम जेंथेट, ठीक है, यानी इसका जो फॉर्मूला होता है Na2MgO2, ठीक है, सोडियम जेंथेट। तो इनका यूज़ किया जाता है ब्राउमाल में, यानी साबुन में भरने के लिए, ठीक है। और लास्ट में अपने को चाहिए कलर। कलर किस लिए यूज़ किया जाता है साबुन में, यानी साबुन को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाया जाए, यानी देखते ही अपने को पसंद आ जाए कि ये साबुन अपने को चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखना साबुन को क्या बनाने के लिए, आकर्षण बनाने के लिए, ठीक है। और लास्ट में ध्यान रखना गंध, ठीक है। तो ध्यान रखना ये किस लिए यूज़ किया जाता है, ये यूज़ किया जाता है साबुन को मोहक बनाने के लिए। देखो ये 5 चीजें हैं, तो ध्यान रखना है साबुन निर्माण में आवश्यक होनी चाहिए। ये 5 चीजें हैं तो आप साबुन बना लोगे, ठीक है। तो पहला कौन सा था, वसमल, ये अपनों ने बात कर ली। क्षारक में अपनों ने 2 चीजें ये पढ़ी थी, तो इसके बिक्रे इसमें करानी है। कराने के साथ 3 चीजें ये भी होनी चाहिए अपने पास, भरावमाल, रंग और जो अपने पास खुशबू बोलते हैं, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो ये तो बात होगी साबुन की। अब बात करते हैं अपने डिटर्जेंट यानी अपमार्जक। डिटर्जेंट, तो इसमें भी क्या होगा, जो कार्बन होंगे 12 से 18 तक होंगे, ठीक है। लेकिन इसमें जो आपके पास उसमें क्या था, वसा अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण, लेकिन इसमें क्या हो गई, अल्फोनिक, ठीक है, सोडियम सल्फोनिक, सल्फोनिक अम्ल, सल्फोनिक अम्ल के सोडियम और पोटेशियम लवण वही क्या कहलाएंगे, अपमार्जक, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है इसमें, यानी कार्बन के सल्फोनिक अम्ल के सोडियम और पोटेशियम लवण क्या कहलाएंगे, अपमार्जक। यहाँ पे एक वर्ड है सल्फोनिक, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो कैसे होगा, C17H35, उसमें क्या लिखते थे, CO, तो यहाँ पे क्या लिखना है, सल्फोनिक यानी SO3। अब इसमें आप पोटेशियम लगाओ चाहिए सोडियम लगाओ, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। अपमार्जक को एक बोलते अपने साबुन रहित साबुन। ये डायरेक्ट पूछ लेते हैं साबुन रहित साबुन किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, अपमार्जक को, ठीक है। शोप लेस शोप, यानी साबुन होके भी साबुन नहीं है वो, ठीक है, इसलिए बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या होता है, साबुन 2 बार है, इस साबुन का मतलब भी अलग अलग है। जैसे हिंदी में अपने यमक अलंकार पढ़ते हैं तो उसमें 2 शब्दों का मतलब अलग अलग होता है। तो यहाँ पे पहले वाले साबुन का मतलब होता है वसामल युक्त रसायन, और लास्ट वाले साबुन का मतलब होता है सफाई करने वाला, जिसको बोलते हैं निर्मलीकरण, ठीक है, निर्मलकरण, ऐसे ही कुछ शब्द है। तो ये ध्यान रखो, पहले वाले का है वसा युक्त रसायन और लास्ट वाले का है सफाई करने वाला, ठीक है। एक ध्यान रखो, डिटर्जेंट जो शब्द है वो लेटिन शब्द से लिया गया है, जिसको बोलते हैं डिटर्जेंट। ये लिया गया लेटिन शब्द से, डिटर्जेंट, ठीक है, इससे लिया गया। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्वस्थ करने वाला,
ठीक है, साफ करने वाला, यानी टू वाइप क्लीन। नहीं, साफ करने वाले, यानी एकदम स्वच्छ जो बोलते हैं अपने वर्ड वो, ठीक है, वो ध्यान रखना अपने को। तो ये तो बात होगी अपमार्जक, यानी इसमें जो डेफिनेशन वो ध्यान रखना है, क्योंकि साबुन में यहाँ पे क्या आता है, वसा अम्ल आता है, लेकिन अपमार्जक में क्या आता है, सल्फोनिक अम्ल। ठीक है, अब ये प्रकार होते हैं 3, अपमार्जक के जो प्रकार हैं वो कितने हैं, 3। तो अपमार्जक के यहाँ पे 3 प्रकार। तो पहले जो है उसको बोलते हैं धनायन, धनायनिक। ठीक है, धनायनिक अपमार्जक। और दूसरे ध्यान रखना अपने को ऋणायन। ठीक है, और लास्ट ध्यान रखना अपने को अनआयनिक अपमार्जक। तो यहाँ पे 3 अपने पास अपमार्जक का प्रकार है। तो सबसे पहले बात करें धनायन अपमार्जक क्या होता है। धनायन में क्या होता है, इसमें जो धनायन भाग होता है, ठीक है, इसमें शोधन प्रक्रिया में क्या लेता है, भाग लेता है। ठीक है, इसका यूज जो किया जाता है वो किया जाता है हेयर कंडीशनर में, हेयर कंडीशनर में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो शोधन प्रक्रिया होता है उसमें भाग कौन सा लेता है, धनायन पार्ट, और इसमें कौन सा शोधन प्रक्रिया में भाग लेगा, वो है ऋणायन भाग। ठीक है, तो इसका जो यूज है वो किस लिए किया जाता है, एक तो किया जाता है फर्श की धुलाई के लिए, फर्श की धुलाई के लिए, और एक किया जाता है कपड़े की धुलाई के लिए। तो मार्केट में जितने भी सर्फ आते हैं, टाइड हो गया, एक्सल हो गया, ठीक है, तो वो सर्फ किस में आ जाएंगे, ऋणायनिक अपमार्जक में। ठीक है, तो इसमें ऋणायन भाग शोधन प्रक्रिया में भाग लेता है, इसलिए इसमें क्या है कि आपके पास ध्यान रखना है कि एक तो ये किस में काम आता है, फर्श की धुलाई में, एक कपड़े की धुलाई में। ठीक है, उसके बाद अनआयनिक, यानी इसमें न तो धनायन भाग लेगा न ऋणायन भाग लेगा, कौन सा भाग लेगा, यानी कोई भाग नहीं लेगा, यानी उदासीन। ठीक है, तो ये एक तरह का क्या है, उदासीन। तो मार्केट में जितने भी बर्तन धोने के आपके पास अपमार्जक आते हैं वो सारे के सारे किस में आएंगे, अनआयनिक अपमार्जन में। ठीक है, बर्तन धोने के, बर्तन धोने में यूज किया जाता है। बर्तन धोने में जैसे विम आ गया, ठीक है, तो ये जितने भी है वो किस में आ जाएंगे, अनआयनिक अपमार्जक में। ठीक है, तो 3 प्रकार है, तीनों प्रकार कहाँ कहाँ यूज होते हैं वो अपने को ध्यान रखना। तो वो एक तो इसमें आ गया हेयर कंडीशनर, इसमें फर्श की धुलाई, कपड़े की धुलाई, और इसमें बर्तन धोने के काम। ठीक है, तो ये तो बात होगी कि अपमार्जक के प्रकार कितने, 3। तो नेक्स्ट अपने बात करते हैं मिसेलीकरण। ठीक है, साबुन या अपमार्जक की शोधन क्रिया। ठीक है, इसको ही क्या बोलते हैं, मिसेलीकरण। तो साबुन या अपमार्जक की शोधन क्रिया में क्या ध्यान रखना अपने को, सबसे पहले ध्यान रखना है साबुन का आयनन कैसे होता है। दोनों का एक ही कॉन्सेप्ट है, तो एक समझ लो दूसरा अपने आप। तो साबुन का आयनन करें, तो साबुन का आयनन करने से पहले अपने को साबुन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, C17H35COONA। ठीक है, तो इसका आयनन करेंगे तो ये आयनन में टूट जाएगा, ये तो प्लस में और ये नेगेटिव में, तो यहाँ पे आ जाएगा C17H35COO नेगेटिव प्लस Na। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दो, इसमें जो आपके पास ये कार्बन वाला अणु है C17H35, ये है हाइड्रोकार्बन सीरा, हाइड्रोकार्बन सीरा, और दिख रहा है कार्बन और हाइड्रोजन है। ठीक है, ये क्या होता है, ये जल में होता है अविलय, यानी जल में घुलते नहीं है। ठीक है,
जल में अविलय, जिसको अपने बोलते हैं जल विरागी, ठीक है, या क्या बोलते हैं जल विरोधी, ठीक है। तो ये क्या होते हैं हाइड्रोकार्बन जल में क्या होते हैं अविलय, लेकिन ये विलय किस में होता है तो ध्यान रखना ये विलय होता है वसा में, वसा में विलय होते हैं जल, जबकि जल में अविलय होता है, बस ये ध्यान रखना है इसमें। तो ये तो हो गया हाइड्रोकार्बन सिरा, लेकिन बाकी जो आपके पास दो रह गए कौन से, एक तो नेगेटिव भाग एक पॉजिटिव भाग, ये वाला भाग, एक ये और एक ये। तो ये जो दोनों भाग हैं ये क्या होंगे जल में विलय, जल में विलय, ठीक है, ये जल में घुल जाएंगे। तो ये तो हो गया आपके पास, ये कौन सा सिरा है, इसको बोलते हैं आयनिक सिरा, आयनिक सिरा, ठीक है। ये जल विरोधी है तो ये क्या है जल स्नेही। अब बात करते कैसे, जैसे मान लो ये कपड़ा है और इस कपड़े पे लग गए यहाँ पे दाग, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जैसे ही जो आपके पास हाइड्रोकार्बन सिरा है इसको क्या कर लेता है जकड़ लेता है, ठीक है, ये इसको ऐसे जकड़ लेता है यानी पकड़ के रखता है। तो इसमें एक चीज ध्यान रखना, जो इसका एंड का सिरा है, ये वाला सिरा, ये वाला सिरा, ये वाला सिरा, ठीक है, ये सिरा कहलाता है आयनिक सिरा, यानी जो आपके पास CO नेगेटिव और Na, ये वाला सिरा कहलाता है आयनिक। तो इसमें अपने लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा सिरा अभी बताए, ये तो है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन सिरा, ठीक है, और ये है आपके पास आयनिक सिरा, आयनिक सिरा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये मान लो कोई दाग है, जैसे कपड़े पे अपने देखते ऑयल लग जाता है, कई बार ऑयल निकलता नहीं, तो ये जो दाग है ये मान लो क्या है आपके पास तेल मान लो, ठीक है, या कोई भी दाग हो गया। तो इसमें क्या होता है, ये इसको जकड़ लेते हैं कार्बन कार्बन हाइड्रोजन सिरा। तो ये जो नेगेटिव भाग है तो ये क्या करता है, जैसे इस पे अपने साबुन रख देंगे तो ये क्या इस पे क्या होगा स्वैप होगा, जैसे स्वैप होगा तो ये क्या हो जाता है एक गैप बन जाता है। गैप कैसे बन जाता है, कार्बन और सोडियम ये क्या कर देते हैं इस दोनों के बीच में गैप क्रिएट करते हैं और ये यहाँ से क्या हो जाता है हट जाता है, ठीक है, ये आगे चले जाते हैं और ये साथ में इसको क्या कर देते हैं, जकड़ने का मतलब ये होता है कि दाग को अपने साथ ले आते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसी चित्र को बोलते हैं मिसेल। तो ध्यान रखना जो आयनिक सिरा होता है वो तो एंड पे होता है, ताकि ये क्या करते हैं कार्बन जो हाइड्रोकार्बन का सिरा है ऊपर उठा के जब अपने इस पे 2-3 बार साबुन लगाएंगे तो ये क्या होता है गैप क्रिएट कर देता है, और गैप क्रिएट करने के साथ ये दाग को क्या कर देता है अलग कर देता है, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना था। तो एक बार इसका जैसे 2D में भी डायग्राम बना हुआ है, तो अपने पास कार्बन कितने हैं उसमें 17 और H 35, तो कार्बन यहाँ पे 17 बना लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास CO नेगेटिव, ये आयनिक सिरा क्या होता है एंड पे, ठीक है। और ये पूरी की पूरी श्रृंखला जो कहलाती है इसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन पार्ट। हाइड्रोकार्बन पार्ट, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना था। तो ये जो आपके पास फॉर्मूला है C17 H35 COONA, ये दोनों साइड से चलती है बिक्रिया, C17 H35 और ये आयनों में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे COO एक्टिव और Na प्लस, ठीक है। तो ये तो था कि इसका आयनन होता कैसे, तो मिसेल कैसे बनता वो भी अपनों ने बात कर ली। और इससे पहले साबुन का आयनन यानी जिसमें आपके पास हाइड्रोकार्बन वाला सिरा है वो तो क्या होता है जल में अविलय, और जो आयनिक भाग होता है वो क्या होता है आयनिक सिरा यानी जल में विलय होता है यानी जल में घुलता है, ठीक है। तो ये तो बात होगी
आयनन की। अब बात करते हैं साबुन। साबुन में एक चीज ध्यान रखना अपने को, साबुन, तो साबुन भी यहाँ पे दो प्रकार है। एक तो है सोडियम लवणयुक्त साबुन, और एक है पोटेशियम लवणयुक्त साबुन। ठीक है, जो सोडियम लवणयुक्त जो साबुन होते हैं वो होते हैं कठोर, सख्त होते हैं वो। ठीक है, कठोर साबुन। तो इन जो साबुन है इनका यूज कहाँ किया जाता है, तो ध्यान रखें, इनका यूज किया जाता है एक तो कपड़े धोने के साबुन में, ठीक है, एक बर्तन धोने के साबुन में, और एक ध्यान रखना प्रसाधन साबुन। प्रसाधन साबुन कौन से होते हैं, जिसको अपने बोलते हैं टॉयलेट साबुन। ठीक है, जैसे अपने पास हो गया डेटॉल साबुन हो गया, लाइफ बॉय हो गया, तो ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे, प्रसाधन साबुन में। ठीक है, और इसमें आ जाएगा कपड़े धोने की साबुन। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा बर्तन धोने की साबुन। ठीक है, तो ये तो बात होगी कि कठोर साबुन का इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं। उसके बाद जो पोटेशियम युक्त जो साबुन है वो होते हैं एकदम मृदु यानी कोमल, जिसको बोलते हैं अपने सॉफ्ट साबुन। ठीक है, ये तो होते हैं हार्ड और ये क्या होते हैं, सॉफ्ट। तो इनका यूज अपने कहाँ कहाँ करते हैं, तो इनका यूज एक तो ध्यान रखना, जैसे आपने देखा होगा आजकल बहुत सा चल रहा है फेस वॉश, फेस वॉश का यूज किया जाता है। और बात करें हैंड वॉश हो गया, डिटॉल का लिक्विड फॉर्म भी आता है हैंड वॉश, और शैम्पू हो गया। और किस में यूज किया जाता है, एक आपने देखा होगा बेकिंग सोडा में भी इसका यूज किया जाता है, जिसको बोलते हैं बॉडी सोप। ठीक है, बॉडी सोप या वॉश। ठीक है, और कौन सा हो गया, एक शेविंग क्रीम, उसमें भी यूज किया जाता है शेविंग क्रीम। ठीक है, तो ये है आपके पास कि कठोर साबुन और सॉफ्ट साबुन, इनका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। तो अपने ये सारे एग्जाम्पल तो देखे ही हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि अपने को अलग से कुछ मिल जाए। तो बस ये ध्यान रखना था कि कठोर में कौन आता है और सॉफ्ट में कौन आता है। ठीक है, तो ये साबुन और अपमार्जक वाला जो पोर्शन था वो अपना आज कंप्लीट होता है। इसके बाद अपना टॉपिक रहेगा बहुलक। ठीक है, पॉलीमर, जिसमें अपने बहुलक के प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, और एक जितनी भी वीडियो अभी तक, चाहे मैथ की हो चाहे साइंस की हो, एक जितने भी सब्सक्राइबर या अनसब्सक्राइबर है, तो अनसब्सक्राइबर वालों की बात करता हूँ, तो आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो मैटर मैं आपको दे रहा हूँ ये एक बेसिक से लेके एडवांस तक पूरा कंप्लीट है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखें, और चैनल को भी शेयर करें, वीडियो जहाँ लगे आप व्हाट्सएप ग्रुप या स्टेटस पे भी लगाएं। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ क्या होगा कि आपके पास, क्योंकि पढ़ने वाले के पास ये होता है कि एक से एक जुड़ता जाता है। ठीक है, तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें, और बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुलक के साथ। धन्यवाद।